उत्तम कुमार कैप्टन साहब आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है, स्वागत है। और मैं बताऊं कि आप जो है वो मिलिट्री एक्सपर्ट, वॉर एक्सपर्ट और जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट, ये तीनों उपाधि जो है वो उन्हें दी जाती है। और आज प्रोफेसर की उपाधि भी उसमें जोड़ दी जाएगी, लेकिन कैप्टन साहब ने मना किया है कि हमारा जो ग्रुप कैप्टन और कैप्टन यही हमारे लिए बहुत है। लेकिन फिर भी बहरहाल जहां से जो चीज मिले उसे ले ही लेना चाहिए, स्वीकार कर लेनी चाहिए। लेकिन हम बहरहाल उस लायक नहीं है। लेकिन कैप्टन साहब की जो खिदमात हैं, जो उनकी लियाकत है, उसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। मैं कैप्टन साहब का खैर मकदम करता हूँ। कैप्टन साहब के बारे में इसलिए हर रोज जिक्र करता हूँ क्योंकि रोज नए लोग जुड़ते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि जो शख्स बातचीत कर रहा है उसकी अहमियत क्या है, नॉलेज क्या है, उसी एतबार से चीजें जो है एंगेज होती हैं। तो कैप्टन साहब जिस तरह से आप देखिए एक एक पॉलिसी पर बात करते हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। तो कई सवाल आज कैप्टन साहब हैं, मैंने तमाम चीजें आपकी खिदमत में पेश की हैं। कोई और अपडेट अगर हो, वरना हम फिर बाकायदा बातचीत शुरू करेंगे। पहले थोड़ा सा अपडेट कैप्टन साहब। जी हाँ, डॉक्टर रिज़वी ज़्यादातर इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने बता दी हैं। एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो आज हुई है वो कोरिया में भी हुई है। 24 घंटे पहले कोरिया के राष्ट्रपति ने वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया था। लेकिन आज बहुत दबाव जब उनके विरोधियों ने काफ़ी दबाव डाला, तो प्रेशर में आकर अब दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ को हटा दिया गया है। तो हम वापस आ जाते हैं इज़राइल की तरफ। इज़राइल की तरफ बहुत बड़ी डेवलपमेंट जैसा आपने बताया कि आज यूएनजीए के असेंबली फ्लोर में जब वोट डाले गए तो भारत ने भी फिलिस्तीन के साथ, फिलिस्तीन के सपोर्ट में वोट डाला। 157 देशों ने वोट डाला कि इज़राइल को जो है फिलिस्तीन का इलाका खाली कर देना चाहिए और 1967 के पहले जहां इज़राइल की बाउंड्री थी, उसके पीछे चला जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। इसका कितना असर पड़ता है वो बाद में हम देखा जाएगा। तीसरी चीज सीरिया में भी आज बशर अल असद की जो सरकारी फौज है, आर्मी है, उसने जो रेबल फोर्सेस थे या आतंकवादी थे उनको हमा के पास रोक लिया है। तो ऐसा लग रहा है कि उनका जो रेबल का जो प्लान था, आतंकवादियों का जो प्लान था कि वो दमस्कस की तरफ कूच करेंगे, उसमें थोड़ा-सा खलल पड़ रहा है। जी, डॉक्टर रिज़वी? तो ये अपडेट एक तरह से ये आई है और हमारी तरफ से भी कई अपडेट्स हैं। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं कैप्टन साहब, सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि यूएनओ में जिस तरह से 193 मुल्कों में 157 मुल्कों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, और ये मामला सिर्फ फिलिस्तीन तक नहीं था बल्कि सीरिया का भी था, गोलान हाइट्स का था। उस मामले में भी भारत का बिल्कुल क्लियर कट था कि वो सीरिया के साथ और फिलिस्तीन के साथ मजबूती से खड़ा रहा, वो इजराइल और अमेरिका के साथ नहीं रहा। इसको किस तरह से कैप्टन साहब देखते हैं, ये कितना अहम फैसला भारत ने लिया है? जी कैप्टन साहब। जी हाँ, डॉक्टर रिज़वी, गोलान हाइट्स जो है वो 1967 तक तो सीरिया के कंट्रोल में था। 1967 में इज़राइल ने हमला करके गोलान हाइट्स पर काबू कर लिया था। वेस्ट बैंक भी 1967 तक इज़राइल के कब्जे में नहीं था। 1967 तक वेस्ट बैंक जो था, यानी जॉर्डन रिवर का जो पश्चिमी एरिया है, वो ट्रांस जॉर्डन का हिस्सा था, यानी समझ लीजिए जॉर्डन के ही एडमिनिस्ट्रेटिव इलाके में पड़ता था। लेकिन 1967 में इज़राइल ने हमला करके ट्रांस जॉर्डन उस वक़्त बोला जाता था, तो अब उसका नाम हो गया वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक बोला तो जॉर्डन नदी का पश्चिमी किनारा, उस पर कब्जा कर लिया। तो यूएनजीए का जो ये प्रस्ताव पास हुआ है, ऐसा प्रस्ताव पहले भी कई बार पास हो चुका है। दिक्कत ये आती है कि यूएनजीए में जब ये प्रस्ताव पास होते हैं तो अ,
इनको जमीन पर लागू करने के लिए यूनाइटेड नेशन के पास कोई पुलिस या फौज नहीं है। सिर्फ इतना होता है कि ये जो 157 देश हैं जिन्होंने वोट डाला है, ये अपने-अपने देश में जाकर एक बयान इश्यू कर देते हैं कि हमने फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया यूएनजीए में। अ, क्या इज़राइल कभी भी गोलान हाइट्स को छोड़ेगा? नहीं। आज भी अगर आप देखें तो गोलान हाइट्स के साथ जो शेबा फार्म्स हैं, जो कि इस तरफ तो सीरिया आ जाता है, इस तरफ लेबनान है। तो लेबनान के जो लोग हैं जो कि गोलान हाइट्स के पास शेबा फार्म में वापस अपने-अपने घरों में लौट रहे थे, इज़राइल की फ़ौज ने और एयर फ़ोर्स ने उन पर हमला कर दिया और करीबन 12 लेबनान के लोग मारे गए हैं। तो इज़राइल जो है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि सीज़फायर के होने के पहले-पहले ही वो इस तरह का एक माहौल तैयार करे, जिसमें कि जब वो टेबल पर बैठें, तो इज़राइल को ऐसा लगे कि उसका ज़्यादा दबदबा है, वो ज़्यादा मजबूती से बात कर सकता है। जहाँ तक नेतन्याहू की बात है, उनको मालूम है कि यूएनजीए में जो कुछ भी प्रस्ताव पास होते हैं, वो उनको पहले भी दरकरार कर चुके हैं। इसके बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर होता है, तो ये सेम जो प्रस्ताव है, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आ जाता है। लेकिन सिक्योरिटी यूएनएससी में देखा गया कि अमेरिका हमेशा, जैसे अमेरिका ने आज भी विरोध किया, यूएनएससी में भी अमेरिका हमेशा किसी भी इज़राइल विरोधी प्रस्ताव को वीटो कर देता है। तो लेकिन सिर्फ इतना होता है कि हाँ, एक साइकोलॉजिकल एंगल बन जाता है कि दुनिया के बाकी सारे देशों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। कायरो में आज जो हो रहा है, वो भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि कायरो में बहुत उम्मीद की जा रही है कि फतह के जो नुमाइंदे हैं और जो हमास के नुमाइंदे हैं, वो मोहम्मद अब्बास के नेतृत्व में या और कोई लीडर भी के नेतृत्व में पैलेस्टाइन अथॉरिटी को ये मान लेंगे कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी जो है वो युद्ध विराम के बाद फिलिस्तीन पर जो गज़ा वाला हिस्सा है उस पर एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। इज़राइल ने आज फिर से बोला है कि उसका फिलहाल गज़ा से अपनी फ़ौजें तुरंत हटाने का कोई इरादा नहीं है। जिस दिन सीज़फायर होगा, उसके बाद वो गज़ा से अपनी फ़ौजों को आस्ते-आस्ते 60 दिन में निकालेगा। तो बातचीत जारी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। दुनिया में जितने लोग हैं सब चाहते हैं कि सीज़फायर हो जाए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हज़ारों के तादाद में सिविलियंस, बुज़ुर्ग, बूढ़े, बच्चे मारे जाएँ। बीमार लोग बेतहाशा नंबर में मारे जा रहे हैं क्योंकि दवाइयों की कमी है, सारे अस्पताल बंद हैं। एनेस्थीसिया के बगैर डॉक्टर्स को ऑपरेशन करना पड़ रहा है। तो दुनिया के जितने अमन पसंद लोग हैं, सब चाहते हैं कि सीज़फायर हो जाए। जी डॉक्टर रिज़वी?